हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्किल मास्टर में। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज मैं आपको भारत स्किल पर जो कॉस्मेटोलॉजी सीआईएस के क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं उन्हें मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आज के सेशन में मैं आपको लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसी बीच में आपको आंसर करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन टर्म। बाल मुख्यतः डैश नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केराटिन, सेकंड ऑप्शन है हेप्टेटिन, थर्ड ऑप्शन है कोलेजन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इलास्टिन। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। जैसा कि आप सभी ने बताया, इसका राइट आंसर क्या होगा? केराटिन होगा इसका राइट आंसर, केराटिन। चलिए अब देख लेते हैं केराटिन होता क्या है। व्हाट इज केराटिन? केराटिन क्या है? केराटिन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन दैट मेक्स अप योर हेयर, स्किन एंड नेल्स। केराटिन कैन आल्सो बी फाउंड इन योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। केराटिन इज a protective protein less prone to scratching or tearing than other types of cells your body produce. केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे हेयर, स्किन और नेल्स को बनाता है। लेकिन आपको यह बात भी ध्यान रखना होगा, जो केराटिन होता है, केराटिन प्रोटीन, ये दो तरह का होता है। एक सॉफ्ट केराटिन प्रोटीन और दूसरा होता है हार्ड केराटिन प्रोटीन। तो जो हमारे सॉफ्ट केराटिन प्रोटीन होते हैं उससे हमारा स्किन बनता है, और जो हार्ड केराटिन प्रोटीन होता है उससे हमारे नेल और हेयर बनते हैं। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा इसको। केराटिन कैन आल्सो बी फाउंड इन योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। केराटिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड में पाया जाता है। केराटिन इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन, यह एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है। लेस प्रोन टू स्क्रैचिंग और टीयरिंग देन अदर टाइप्स ऑफ सेल्स योर बॉडी प्रोड्यूस। इसमें बताया है कि हमारे बॉडी में और भी सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स के कंपैरिजन में ये हमारे बॉडी को स्क्रैच से और कोई क्लोज रह जाता है उसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको कम करता है, रिकवर करता है। एज एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके नेल आपके स्किन पे कहीं पे लग जाते हैं तो आपके स्किन में क्या होता है, हाथों में, पैरों में कहीं भी स्क्रैच आ जाता है। तो जो केराटिन होता है वो उस स्क्रैच को कम करता है। ओके, चलिए देखते हैं इस आंसर के अलावा बाकी और जो थर्ड ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हेपेटिन। हेपेटिन देखिए रॉन्ग वर्ड है, ये आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और हमारा थर्ड ऑप्शन है कोलेजन। कोलेजन हमारे बॉडी में, इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम पाई जाती है, या ज्यादातर हमारी मसल्स और स्किन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारी स्किन में पाया तो जाता है, लेकिन हमारा स्किन और नेल, हेयर जो भी है ये केराटिन से बना होता है, ना कि कोलेजन से। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इलास्टिन। इलास्टिन एक प्रकार का टिश्यू है जो हमारे डर्मिस लेयर में पाया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर। बालों की अंतरतम परत है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्टेक्स, सेकंड ऑप्शन है क्यूटिकल, थर्ड ऑप्शन है बल्ज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेडुला। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, राइट। इसका आंसर क्या होगा? मेडुला। ये हमारे बालों की इनर मोस्ट लेयर होती है। ये देख सकते हैं मेडुला क्या है। देखिए, अगर हम इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे, इसमें आपको हेयर के लेयर बताए गए हैं। आपको हेयर के लेयर जानने के पहले ये जानना होगा कि हमारे बाल जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं। तो ये हमारे बाल जो होते हैं वो सिलेंडर शेप में होते हैं। अगर हम बालों को इससे 20 से काट दें तो हमारा बाल कुछ इस तरह से रहता है। देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है और ये हमारा थर्ड लेयर है। ठीक है,
फर्स्ट लेयर है हमारा क्यूटिकल, आउटर लेयर ऑफ हेयर शॉफ्ट, ये हमारे बालों का बाहरी लेयर है। ओवरलैपिंग केराटिन सेल, यह केराटिन सेल से ओवरलैप हो रहता है। वर्क्स एज ए प्रोटेक्टिव सेल, यह हमारे बालों के प्रोटेक्टिव स्किन की तरह काम करता है। क्यूटिकल इज ट्रांसपेरेंट, क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होता है, यह हमें दिखाई नहीं देता है। ये है क्यूटिकल हमारा फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर है हमारा कॉर्टेक्स, जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये एरिया, ये हमारा है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंटेन नेचुरल पिगमेंट, मेलानिन एंड मॉइस्चर। कॉर्टेक्स लेयर में हमारे बालों के पिगमेंट पाए जाते हैं, इन्हीं से हमारे बालों के कलर डिसाइड होते हैं कि हमारे बाल ब्राउन होंगे, ब्लैक होंगे, कैसे होंगे। और हमारा थर्ड और इनर मोस्ट लास्ट लेयर है मेडुला, कोर ऑफ हेयर में इवनली अपसेंट। देखिए ये कभी कभी अपसेंट होता है, पता है कब अपसेंट होता है? जब किसी के बाल बहुत पतले होते हैं, उसमें उन लोगों में ये हमारे जो मेडुला होता है वो अपसेंट होता है, और जिनके बाल थिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनके बालों में मेडुला पाया जाता है। ओके, ये थे हमारे बालों के लेयर ऑफ हेयर। फर्स्ट ऑफ लेयर है क्यूटिकल, सेकंड है कॉर्टेक्स, थर्ड और इनर मोस्ट लेयर है हमारा मेडुला। राइट आंसर है मेडुला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर व्हिच ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ ह्यूमन नेल नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो क्विकली, इनमें से किस परिस्थिति में मानव नाखून के जल्दी बढ़ने की उम्मीद नहीं है? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन यंग पीपल एज कंपेयर टू द ओल्ड, सेकंड ऑप्शन है व्हेन समवन इज अनहेल्दी, थर्ड ऑप्शन है व्हेन समवन इज प्रेग्नेंट, फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरिंग समर एज कंपेयर टू द विंटर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर व्हेन समवन इज अनहेल्दी। देखिए जब कोई बीमार होता है, उसके मेडिसिन चलते रहते हैं, तो मेडिसिन की वजह से क्या होते हैं, हमारे बाल बिगड़ने लगते हैं और हमारे नेल्स की जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। बाकी तीन ऑप्शन है, इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन यंग पीपल एज कंपेयर टू द ओल्ड। देखिए हाँ, नेल जो है हमारे यंग में भी और ओल्ड में भी बढ़ते, मतलब एक बराबर से बढ़ते हैं। और थर्ड ऑप्शन है व्हेन समवन इज प्रेग्नेंट, जब कोई प्रेग्नेंट होता है। देखिए नेल के ग्रोथ का प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई प्रेग्नेंट या ना हो, नेल हमारे ग्रोथ करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरिंग समर एज कंपेयर टू द विंटर, सर्दी की तुलना में गर्मियों के दौरान। देखिए जैसे कि हमारे बाल जो होते हैं, हेयर, उसका इफेक्ट पड़ता है ठंडी और गर्मी से, पर नेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे बाल होते हैं वो गर्मी में ज्यादा बढ़ते हैं ठंडियों की अपेक्षा, लेकिन जो नेल होते हैं हमारे वो समर और विंटर दोनों में ग्रो करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है टू इंक्रीज हेयर डायमीटर स्लाइटली चूज ए, बालों के व्यास को थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या चुने? यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन कंडीशनर, सेकंड ऑप्शन है डिटैंगलर्स, थर्ड ऑप्शन है स्टिप द हेयर ब्रश, फोर्थ ऑप्शन है क्लीन रिंस। फिर इसका आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फिर जल्दी से आंसर कीजिए। यस, गुड। जैसा कि आप लोगों ने बताया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन कंडीशनर। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन कंडीशनर। अब देखते हैं प्रोटीन कंडीशनर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं पूछा क्या है। इसमें पूछा है कि बालों के डायमीटर, हमारे हेयर के डायमीटर होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसमें आंसर आप लोगों ने बताया है प्रोटीन कंडीशनर। प्रोटीन कंडीशनर देखिए, जैसे कि हम जब अपने डाइट में प्रोटीन को लेते हैं तो हम क्या होते हैं, थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, स्वस्थ होते हैं। उसी तरह जब हम अपने बालों पे प्रोटीन कंडीशनर यूज करते हैं, हमारे बाल जो होते हैं हेल्दी होते हैं, उनके डायमीटर इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, अब इनके अलावा देखते हैं बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है डिटैंगलर्स। डिटैंगलर्स में होता है बालों की जो उलझने होती हैं उनको छुड़ाने वाला।
हमारे बालों में जो लटी पड़ जाती है उनको छुड़ाने वाले को कहते हैं डिटेंगलर्स। ये डिटेंगलर्स कॉम्ब आते हैं, शैम्पू आते हैं, लेकिन इनसे हमारे बालों के जो डायमीटर वो इंक्रीज नहीं होंगे। और थर्ड ऑप्शन है स्टिप द हेयर ब्रश, हेयर ब्रश को स्टिप करें, ये भी इसका कोई मतलब नहीं बनता, लिव इट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्रीम रिंस, क्रीम से धोना, ये क्रीम से धोने से हमारे बालों के जो प्यास है वो नहीं बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन कंडीशनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन कंडीशनर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if your client has dry damaged hair, all the following products are recommended except। यदि आपके क्लाइंट के क्षतिग्रस्त बाल सूख गए हैं तो निम्न उत्पादों को अनुशंसित किया जाता है, मतलब किसी आप यूज नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जेंटल क्लींजिंग शैम्पू, सेकंड ऑप्शन है स्प्रे ऑन थर्मल प्रोटेक्शन, थर्ड ऑप्शन है लाइट लीव इन कंडीशनर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एसिड बैलेंस शैम्पू। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, पहले जल्दी से आंसर कीजिए सभी। यस यस यस, वेरी गुड। आप लोगों ने क्या बताया आंसर? एसिड बैलेंस शैम्पू। इसका राइट आंसर होगा एसिड बैलेंस शैम्पू। अब देखिए कि एसिड बैलेंस शैम्पू इसका राइट आंसर क्यों होगा। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, पूछा है कि इफ योर क्लाइंट हैज ड्राई डैमेज हेयर, अगर आपके क्लाइंट के ड्राई और डैमेज हेयर हैं, ऑल द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर रिकमेंडेड एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है जेंटल क्लींजिंग शैम्पू। देखिए हमारे बाल ड्राई और डैमेज पहले से ही हैं, अगर इसमें हम इन बालों में हम एसिड बैलेंस शैम्पू जो कि बहुत ही ज्यादा केमिकल इसमें होते हैं, अगर इन्हें हम यूज करेंगे तो हमारे बाल और भी ज्यादा ड्राई और डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम एसिड बैलेंस शैम्पू का यूज नहीं करेंगे अपने बालों में, तो हमारे बाल और भी डैमेज हो जाएंगे, जो बहुत ही खराब दिखेंगे। देखिए इसके अलावा बाकी जो तीन ऑप्शन है इनके बारे में जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यह है जेंटल क्लींजिंग शैम्पू। जेंटल क्लींजिंग शैम्पू ये हम उन बालों में यूज करते हैं जिनके बाल बहुत ही रफ हैं, ड्राई हैं, जेंटल नाम से ही लग रहा है जैसे कि जेंटल क्लींजिंग शैम्पू, ये हमारे बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। और सेकेंड ऑप्शन है स्प्रे ऑन थर्मल प्रोटेक्शन। स्प्रे ऑन थर्मल प्रोटेक्शन में जो हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता हो, तो ये भी हम इसको यूज कर सकते हैं अपने ड्राई और डैमेज हेयर पर। ये हमारे देखिए हम जब भी कोई थर्मल ट्रीटमेंट देते हैं अपने बालों पे, कोई थर्मल स्टाइल देते हैं बालों पे, तो उससे हम अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए थर्मल स्प्रे का यूज करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है लाइट लीव इन कंडीशनर। हम ऐसे कंडीशनर का यूज करेंगे जो बहुत ही लाइट हो, जो भी हमारे बालों को बिल्कुल भी हार्म ना करे, ऐसे कंडीशनर का हम यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? एसिड बैलेंस शैम्पू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस बल्क विदाउट सॉर्टिंग द लेंथ इज कॉल्ड। लंबाई को छोटा ये बिना अतिरिक्त बल्क को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। जैसा कि आप सभी ने बताया इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है टेक्सचराइजिंग। क्या है राइट आंसर? टेक्सचराइजिंग। अब देखते हैं टेक्सचराइजिंग क्यों होगा इसका आंसर। चलिए हम देखते हैं, जैसे देखिए ये हेयर ड्रेसर है, ये एक इस बालों पे क्या कर रहा है? बालों की टेक्सचराइजिंग कर रहा है। टेक्सचराइजिंग में से होता क्या है? सॉरी, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि which one of the following water temperatures should be used to remove the sorry ये तो लास्ट क्वेश्चन हो गया। The process of removing excess bulk without sorting the length is called। इसमें ये बताया, पहले आपको ये जान लीजिए ये बल्क होता क्या है। बल्क जब हमारे बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं, बहुत लोग के बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं, वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बालों की लंबाई कम ना हो लेकिन वो थोड़े हल्के हो जाएं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्सचराइजिंग यूज करेंगे। टेक्सचराइजिंग क्या होता है आप समझिए। इस पिक्चर से मैं देखते हैं, जैसे कि देखिए बालों पे टेक्सचराइजिंग कर रहा है। टेक्सचराइजिंग करने के लिए अलग से सीजर्स आते हैं, सीजर्स जिसको बोलते हैं। ये सीजर दो तरह के होते हैं, पहला है सिंगल नॉच सीयर और सेकेंड है हमारा डबल नॉच सीयर। देखिए जो सिंगल नॉच सीयर होता है, इससे अगर हम बालों की जो है बल्क को रिमूव करेंगे तो इससे हमारे बाल बहुत ज्यादा रिमूव होते हैं। और जो डबल नॉच सीयर है, इससे हम अपने बालों के जो बल्क होते हैं वो थोड़े कम निकाल सकते, कम बल्क को हटाएंगे। ओके, इसे देख लीजिए। सिंगल नॉच सीयर से हमारे बालों के जो बल्क होते हैं वो ज्यादा रिमूव हो जाते हैं, और डबल नॉच सीयर से हमारे बालों के जो बल्क होते हैं, जो हैवीनेस होता है, वो ज्यादा रिमूव हो सकता है। ओके, समझ में आया? बाकी चलिए देखिए, इस आंसर के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। एलिवेटिंग, ये तो जब हम बालों में हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उनका एलिवेशन सेट करने के लिए होता है, खैर इसका कोई मतलब नहीं है। लेवलिंग, विविट, इसका कोई मतलब। ट्रिमिंग तो हम जब करेंगे तो हमारे बालों की थोड़ी बहुत लेंथ तो कम ही होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following water temperatures should be used to remove bleach from the hair? इसमें पूछा है कि बालों से ब्लीच हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पानी का तापमान इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ ऑप्शन डी में कोल्ड, सेकेंड ऑप्शन है हॉट, थर्ड ऑप्शन है वेरी वार्म, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ल्यूकवार्म। चलिए इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। जैसा कि आप लोगों ने बताया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ल्यूकवार्म में गुनगुना। देखिए हम ल्यूकवार्म पानी हम क्यों यूज करते हैं अपने बालों को वॉश करने के लिए, जो हमारे ब्लीच हेयर होते हैं उनको। देखिए जब हम बाथ में जब स्नान करने के लिए, जब नहाने के लिए जाते हैं, वो चाहे हमारे हेयर हो या स्किन हो, सबके लिए गुनगुना पानी यूज करना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और बाकी हम कोल्ड वाटर क्यों नहीं यूज करें, कोल्ड वाटर हमारे बालों के लिए, जब हमारे बाल ब्लीच हो तो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। हॉट बहुत ही हम गर्म पानी यूज करेंगे तो हमारा जो ब्लीच है वो हमारे बालों में रिएक्ट कर जाएगा, जिससे हमारे बाल होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। वेरी वार्म बहुत गर्म, सेम वही चीज है। अगर हम बहुत गर्म पानी का यूज करेंगे तो हमारे बालों में जो ब्लीच है वो रिएक्ट कर जाएंगे और हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे, या फिर ये कहें कि हमारे बाल जल जाएंगे। समझ लीजिए। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ल्यूकवार्म आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन टॉवल्स में भी केप्ट, साफ तौलिए रखे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नियर सॉइल्ड टॉवल्स, सेकंड ऑप्शन है इन ए क्लोज कैबिनेट, थर्ड ऑप्शन है इज एन ओपन कैबिनेट, थर्ड ऑप्शन है ऑन द सेल्फ। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। आप सभी को आंसर करने हैं। यस, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा, इन अ क्लोज कैबिनेट। इसका राइट आंसर है इन ए क्लोज कैबिनेट। देखिए हम बाल, जब हमारे जो साफ तौलिए होते हैं, क्लीन टॉवल्स होते हैं, उनको हम क्लोज कैबिनेट में क्यों रखेंगे। देखिए जब हम एक क्लोज कैबिनेट में, अगर जैसे एक ड्रॉर टाइप का, अलमीरा टाइप का समझ लीजिए कैबिनेट, अगर उसमें रखेंगे तो हमारे जो टॉवल्स में तो हमें कोई गंदगी नहीं आएगी, ना ही कोई धूल कण आएंगे उड़ के। तो इसीलिए हम अपने जो क्लीन टॉवल्स हैं उनको एक क्लोज कैबिनेट में बंद करके रखेंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नियर सॉइल टॉवल्स, गंदे तौलिए के पास। देखिए जब हमारे जो क्लीन टॉवल्स हैं उनको हम गंदे तौलिए के पास रखेंगे तो हमारे जो साफ तौलिए हैं वो भी गंदे हो जाएंगे, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन इन एन ओपन कैबिनेट, एक खुली कैबिनेट में। देखिए जो हमारे क्लीन टॉवल्स हैं, अगर हम एक खुली कैबिनेट में रख देंगे तो उसके अंदर धूल और भी बाकी सब जो होंगे वो सब तो चले ही जाएंगे अंदर, तो हमारे टॉवल्स फिर से गंदे हो जाएंगे। तो ये भी रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑन द सेल्फ। देखिए अगर हम सेल्फ पर तौलिया से खुले छोड़ देंगे तो हमारे तौलिए तब फिर भी गंदे हो जाएंगे, इसीलिए हम अपने तौलिए को एक क्लोज कैबिनेट में बंद करके रखेंगे, जिससे वो सेफ रहे ताकि आसानी से उसको यूज करें। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्हें क्लोज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच among the following the oily glands start the sebum? निम्नलिखित में से किसमें तेल ग्रंथियां सीबम का स्राव करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पोर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल, थर्ड ऑप्शन है पैपिले ऑफ डर्मिस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल। राइट आंसर क्या होगा? ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल। जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे, मतलब क्या कहें, ये माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द स्किन दैट ओपन। ये हमारे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, ये हमारे स्किन में ओपन होते हैं। जैसे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वहां से, हेयर फॉलिकल से होते हुए हमारे स्किन की लेयर होती है, सरफेस होती है, वहां पर ओपन होते हैं और हमारे और वो ऑयली और वैक्सी मैटर को जो होता है उसको सिक्रीट करते हैं, उसको निकालते हैं हमारे स्किन के बाहर। सिंपली देखिए, जैसे कि हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं हमारे डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है स्किन के अंदर, उनमें से होते हुए हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वहां से होते हुए, हेयर फॉलिकल से होते हुए हमारे स्किन की सरफेस पे आते हैं और ऑयली और वैक्सी मटेरियल को बाहर निकालते हैं, सिक्रेट करते हैं। ओके, चलिए फिर से समझ लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू। देखिए, जैसे कि देखिए ये क्या है, ये है एपिडर्मिस। देखिए हमारे स्किन की 3 लेयर होती है, पहला होता है एपिडर्मिस, डर्मिस और थर्ड है हमारा हाइपोडर्मिस। तो ये हमारा है एपिडर्मिस लेयर और ये जो हमारा लेयर है, ये इतना एरिया, ये होता है हमारा डर्मिस। तो ये जो चीज, ये है जो एक चीज, ये है सीबेसियस ग्लैंड, ये हमारा है सीबेसियस ग्लैंड और ये हमारा हेयर फॉलिकल है ये, और ये हमारा जो है ये देखिए ये सीबम है, ये सीबम है और ये हमारा जो स्किन की ये सरफेस है। तो ये सीबम क्या करता है, ये हमारे हेयर फॉलिकल से होते हुए हमारे स्किन की सरफेस पर अपने जो ऑयली और वैक्सी मटेरियल होते हैं उनको सिक्रीट करता है। ओके, अब समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is used for chemical sterilization? रासायनिक नसबंदी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग वाटर, सेकंड ऑप्शन है प्रेशराइज्ड स्टीम, थर्ड ऑप्शन है यूवी रेज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है which among the following is used for chemical sterilization। जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है उसके लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, इसमें ये पूछा गया है। तो सिंपली देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया है बॉइलिंग वाटर। देखिए जब हम पानी में, उबलते हुए पानी में अपने जो टूल्स है या फिर कुछ भी कहें टूल्स, उनको स्टेरिलाइज करेंगे तो बॉइलिंग वाटर में तो कोई केमिकल रहेगा नहीं, तो ये आंसर तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है प्रेशराइज्ड स्टीम। स्टीम के जैसे दबाव भाप दिया जो प्रेशराइज्ड स्टीम होते हैं, तो इनके थ्रू भी हम स्टेरिलाइज करते हैं अपने टूल्स को, तो भी इसमें केमिकल का कोई यूज नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए इसमें भी अगर अल्ट्रावायलेट रेज की तो हम अगर अपने टूल्स को स्टेरिलाइज करते हैं तो इसमें भी किसी केमिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है Which among the following is associated with virgin hair? निम्नलिखित में से कौन वर्जिन बाल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है हेयर दैट वाज डाइड, सेकंड ऑप्शन है हेयर दैट वाज ब्लीच्ड, थर्ड ऑप्शन है हेयर दैट वाज शैम्पूड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए।
वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है कि which among the following is associated with virgin hair। मतलब पहले तो समझ लीजिए वर्जिन हेयर होता क्या है। हमारे ऐसे हेयर जिस पर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट, जिस पर कुछ भी यूज ना किया गया, ऐसे बाल हमारे होते हैं वर्जिन होते हैं। ऐसे हेयर हमारे वर्जिन हेयर होते हैं। तो सिंपली इसमें देखिए आंसर पहले देखिए। इसका जो बाकी 3 ऑप्शन इनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हेयर दैट वाज डाइड। तो जो हमारे बाल जो डाई किए होते हैं, जो कलर किए हुए होते हैं, सिंपली जब हमारे जो बाल कलर किए जाएंगे उसमें केमिकल का यूज होगा ही होगा। तो इस तरह हमारे बाल वर्जिन नहीं रहेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा हेयर दैट वाज ब्लीच्ड। ब्लीच में भी हमारे अमोनिया और बाकी सब पाए जाते हैं, इसीलिए ये भी रॉन्ग आंसर है, ये नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन है हेयर दैट वाज शैम्पूड। हम बाल जो शैम्पू किए गए थे, ठीक है, हमारे शैम्पू में भी केमिकल आते हैं, इसीलिए अगर हम इनका यूज करेंगे तो अभी हमारे बाल वर्जिन नहीं रहेंगे। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, which among the following is applicable for manicure implements post use। निम्नलिखित में से कौन मैनिक्योर इम्प्लीमेंट्स पोस्ट उपयोग के लिए लागू है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है वाइप्ड विथ टिश्यू पेपर, वाइप्ड विथ टॉवल, थर्ड ऑप्शन है वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस यस, बिल्कुल राइट। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि which among the following is applicable for manicure implements post use। मतलब हम जो मैनिक्योर का एप्लीकेशन करते हैं इसमें हम सबसे लास्ट में क्या यूज करते हैं। तो देखिए वाइप्ड विथ टिश्यू पेपर। देखिए जब हम मैनिक्योर करते हैं तो हम सबसे लास्ट में स्टीम देते हैं। तो स्टीम देते हैं तो हमारे वो स्किन के जो मॉइस्चर, मतलब जो बोले ऑयल या फिर वाटर जो होता है उसको सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम हमारे जो हाथ होते हैं मैनिक्योर के टाइम पे अपने हाथों पे मैनिक्योर करते हैं ना, तो उनको टिश्यू पेपर से पोंछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेकंड ऑप्शन है वाइप विथ टॉवल। ठीक है, जब हम स्टीम दे चुके होते हैं तो हम अपने बालों को स्टीम टॉवल से पोंछेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं पोंछेंगे। थर्ड ऑप्शन है वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर। सिंपल वही बात है, जब हम अपने हाथों में स्टीम दे चुके हैं तो हम उसको सोप और वाटर से क्यों धुलेंगे। जब मैनिक्योर से हमारे मैनिक्योर में क्या क्या है, मैनिक्योर में हम अपने हाथों की गंदगी को साफ करते हैं, मतलब हमारे नेल्स और हाथों को अच्छी तरह से साफ करते हैं ना, तो मसाज देते हैं। तो जब हमारे हाथ पहले से ही साफ होते हैं तो उसको हम सोप और वाटर से क्यों धुलेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है द नेल्स शुड बी फाइल्ड। नाखून को डैश से काटा जाना चाहिए। यहाँ ऑप्शन है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टुवर्ड द सेंटर, सेकंड ऑप्शन है टुवर्ड द कॉर्नर, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द कॉर्नर, फोर्थ ऑप्शन है ओनली एट कॉर्नर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर। हम अपने बालों को सेंटर की तरफ फाइल करेंगे। जो हमारे बाल नहीं, नेल, जो हमारे नेल होते हैं उनको हम सेंटर की तरफ फाइल करेंगे। ऐसे कॉर्नर से लाएंगे अपने बालों, हमारे जो नेल होते हैं उनको हम कॉर्नर से फाइल करना स्टार्ट करेंगे और सेंटर की तरफ लेके जाएंगे। हमेशा इसको, कभी भी हम इसको, ये तो एक प्रोफेशनल तरीका है हमारे नेल्स को फाइल करने का। और इसके जो बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। टुवर्ड द सेंटर, हम अब कोने की तरफ, मतलब कभी भी हम अपने जो नेल होते हैं उनको सेंटर से कॉर्नर की तरफ नहीं ले जाते हैं। फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द कॉर्नर, मतलब सेंटर से कॉर्नर की तरफ। देखिए ये मैंने जैसे भी बताया ना कि टुवर्ड द सेंटर मतलब ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है नेल को फाइल करने का, तो इसीलिए ओनली एट कॉर्नर।
केवल कोनों पर। अगर हम केवल कॉर्नर पे ही फाइल करेंगे नहीं तो हमारे नेल जो है शेप में आएंगे ही नहीं, तो इसलिए ये तीनों गलत है। ऑप्शन बी टुवर्ड द सेंटर ये राइट आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ स्किन लोकेटेड ऑन द बॉडी? शरीर पर त्वचा की सबसे मोटी परत कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कैल्प, सेकंड ऑप्शन है लेग्स, थर्ड ऑप्शन है पाल्स और फोर्थ ऑप्शन हमारा सोल ऑफ फीट। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, गुड गुड। इसका आंसर क्या होगा? सोल ऑफ फीट। इसका आंसर है सोल ऑफ फीट। चलिए बाकी सभी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्कैल्प, खोपड़ी। जो हमारे स्कैल्प होते हैं, जब हम अपने स्कैल्प टच कीजिए, देखिए टच करने से आपको पता चलेगा कि ये अब देखिए जैसे आपके जो सोल ऑफ फीट है, पैर के तलवे हैं, इनको आप टच करके फील कीजिए ये कितने टाइट होते हैं, कितने ये मतलब मोटी परत होती है। और बाकी देखिए लेग्स की जो स्किन होती है हमारी, उसको भी आप टच करके फील कीजिए, ये पतली होती है स्किन हमारी। देखिए हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मोटी जो स्किन होती है वो हमारे पाम और फीट में पाई जाती है, लेकिन पाम से भी ज्यादा मोटी जो स्किन के लेयर होती है वो हमारे 16 फीट पैर के तलवे में पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा 16 फीट। ये तीनों नहीं होगा इसका आंसर। ये बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 फीट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग शैम्पूइंग एंड रिंसिंग द नेक्स्ट स्टेप इज टू। शैम्पू और रिंसिंग के बाद अगला चरण है। इसका ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है अप्लाई कंडीशनर, सेकंड ऑप्शन है डू अ स्कैल्प मसाज, थर्ड ऑप्शन है डू अ ट्रू ब्रूसिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एनालाइज द कंडीशन ऑफ हेयर एंड स्कैल्प। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, गुड गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अप्लाई या कंडीशनर। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। देखिए इसमें पूछा गया है कि हम शैम्पू और रिंसिंग मतलब शैम्पू करने के बाद और बालों को धुलने के बाद क्या करेंगे। तो हम जब भी शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनर का यूज करते हैं ताकि हमारे बाल सॉफ्ट हो जाएं, उसके जो टेंगल्स हैं वो खत्म हो जाएं, इसीलिए हम कंडीशनर का यूज करते हैं। इसका जो था बाकी तीन ऑप्शन है इनके बारे में जान लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है डू अ स्कैल्प मसाज। देखिए स्कैल्प की मसाज, स्कैल्प की जो मसाज होती है या हम कब करते हैं, जब हम शैम्पू बालों में जब शैम्पू लगाते हैं उसके बाद हम अपने स्कैल्प की मसाज करते हैं ताकि हमारे जो स्कैल्प में जो गंदगी है वो निकल जाए। और थर्ड ऑप्शन है डू अ ट्रू ब्रशिंग, अच्छी तरह से ब्रश करना। ये ब्रश तो हम तब करेंगे जब हमारे बाल ड्राई हो जाएंगे। तब कभी भी हम गीले बालों में ब्रश नहीं करते हैं, जब हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं तभी हम बालों में अपने ब्रश करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है एनालाइज द कंडीशन ऑफ हेयर एंड स्कैल्प, बाल और खोपड़ी की स्थिति का विश्लेषण करें। देखिए हम अपने हेयर और स्कैल्प की कंडीशन को एनालाइज तब करते हैं जब हमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट देना होता है, तब हम इसका ये कंडीशन को एनालाइज करते हैं। इसलिए इसका हमारा राइट आंसर होगा अप्लाई या कंडीशनर। शैम्पू और रिंसिंग के बाद हम अपने बालों में कंडीशनर का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्लाई कंडीशनर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अप्लाइंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ शैम्पू द नेक्स्ट स्टेप इन द शैम्पू प्रोसीजर इज टू। थोड़ी मात्रा में शैम्पू लगाने के बाद शैम्पू प्रक्रिया का अगला चरण है। ठीक है, अभी इसके पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर कीजिए। यस यस यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? मैनिपुलेट द स्कैल्प, खोपड़ी की मालिश करें। देखिए यहाँ अपने बालों में शैम्पू अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम अपने बालों में जब शैम्पू लगाएंगे उसके बाद हम अपने जो स्कैल्प होते हैं उसकी मालिश करेंगे ताकि हमारे जो स्कैल्प से गंदगी है वो निकल जाए।
और इसका आंसर होगा मैनिपुलेट द स्कैल्प। बाकी जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा एडजस्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर, पानी की मात्रा समायोजित करें। ठीक है, जब हम शैम्पू करेंगे, शैम्पू अपने बालों पे रखने के तुरंत बाद अगर पानी भी हम अपने बालों में डाल देंगे तो शैम्पू ऐसे ही निकल जाएगा, हमारे बाल भी साफ नहीं होंगे, तो इसलिए पानी को यूज नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा रिंस थ्रूली, अच्छी तरह से धोना। ठीक है, जब हम बालों में शैम्पू लगाएंगे उसके बाद खोपड़ी की मालिश करेंगे, अपने स्कैल्प की मालिश करेंगे, तभी तो बालों को धुलेंगे। तो ये मालिश के बाद करेंगे, धुल लेंगे बालों को। अब फोर्थ ऑप्शन है स्क्वीज एक्सेस वाटर फ्रॉम हेयर, बालों से अतिरिक्त पानी निचोड़े। स्क्वीज एक्सेस वाटर फ्रॉम हेयर, तो हम अपने बालों में शैम्पू कंडीशनर सब कुछ कर लेंगे, बालों को धुल लेंगे, तब अपने बालों से पानी को, देखिए तब अपने बालों से पानी को निकालेंगे ना। इसका आंसर होगा मैनिपुलेट ऑन द स्कैल्प। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज इम्पोर्टेंट टू पास ऑन क्लाइंट कंसर्न प्रॉम्प्टली टू द रिलेवेंट पर्सन सो दैट, यह महत्वपूर्ण है कि ग्राहक की चिंताओं को संबंधित व्यक्ति तक तुरंत पहुंचाया जाए, ताकि। तो फर्स्ट ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यू कैन डू समथिंग एल्स। सेकेंड ऑप्शन है दे आर डील विथ समवन एल्स। थर्ड ऑप्शन है दे आर डील्ड बाय द करेक्ट पर्सन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा यू डू नॉट हैव टू डील विद द कंसर्न। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जैसा आप लोगों ने बताया, राइट आंसर क्या है? दे आर डील्ड बाय द करेक्ट पर्सन। राइट आंसर है दे आर डील्ड बाय द करेक्ट पर्सन। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू पास ऑन क्लाइंट कंसर्न प्रॉम्प्टली टू द रिलेवेंट पर्सन सो दैट। ठीक है, जो हमारे कस्टमर आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम क्या करेंगे, उनको निपटाने के लिए उनको क्या करेंगे, किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचाएंगे जो स्पेशली कंसल्ट करने के लिए बैठा होगा, उन्हीं के पास हम अपने क्लाइंट को भेजेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? दे आर डील्ड बाय द करेक्ट पर्सन। यस, सेम बस वही चीज है कि अगर हमारे क्लाइंट आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उन्हीं के पास तो भेजेंगे जो स्पेशली डील करने के लिए क्लाइंट को बैठे होंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दे आर डील्ड बाय द करेक्ट पर्सन, उन्हीं के पास तो भेजेंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन देखते हैं, यू कैन डू समथिंग एल्स, आप कुछ और कर सकते हैं। देखिए, एक मिनट, आप कुछ और कर सकते हैं, जी नहीं, आप कुछ अगर कर रहे हैं तो पहले क्लाइंट, जब अगर आप कंसल्ट करने के लिए बैठे हुए हैं तो आप ही करेंगे, अगर कोई और स्किल बचे तो उनके पास आप भेजेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्लाइंट को अटेंड करेंगे, उसके बाद कोई और काम करेंगे। सेकंड ऑप्शन है दे आर डील्ड विद समवन एल्स, वे किसी और के साथ निपटा रहे। नो, ये भी नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा यू डू नॉट हैव टू डील विद कंसर्न, आपको चिंता से निपटने की जरूरत नहीं है, ये भी रॉन्ग आंसर है। जब भी हमारे क्लाइंट आएंगे सबसे पहले हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देन कोई और काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसका एक्सप्लेनेशन, सेकेंड ऑप्शन है डिस्कशन, थर्ड ऑप्शन है कंसल्टेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आई कॉन्टेक्ट। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे टीएम का है, टीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आंसर कीजिए। गुड। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट क्या होगा? जैसे देखिए, हमारे कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, एक होता है वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में होता है कि जैसे हम जब कुछ बोल के, जैसे कुछ बोलते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है जब हम जैसे किसी इशारे से और बिना लिखे बिना बोले कम्युनिकेशन कर ले, वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में।
तो इसका राइट आंसर आई कांटेक्ट है। आई कांटेक्ट में हम अगर आंखों से संपर्क कर रहे हैं किसी से, तो हम इसमें कुछ बोलेंगे नहीं हमारा, और इसलिए बाकी और जो 3 ऑप्शन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ठीक है, जब हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो बिना बोले तो व्याख्या कर नहीं सकते हैं, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, इसमें हमें बोलना ही पड़ेगा। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा? ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है डिस्कशन, विचार विमर्श। जब हम किसी से डिस्कस करेंगे, बिना बोले तो डिस्कस कर नहीं सकते हैं, इसमें भी हमें बोलना पड़ेगा, तो ये भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा कंसल्टेशन, परामर्श। तो हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तब भी हमें बोलना ही पड़ेगा, तो ये भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आई कॉन्टैक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर सेफ्टी? निम्नलिखित में से किसी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है द कॉम्ब, सेकेंड का ऑप्शन है हमारा द ब्रश, थर्ड ऑप्शन है टूल्स टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है हमारा द क्लिप। तो आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल टेम्परेचर, टूल का तापमान। देखिए सर पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर सेफ्टी। हम अपनी सेफ्टी के लिए किसको रेगुलर चेक करेंगे? देखिए टूल का जो टेम्परेचर है, अगर हम मान लीजिए कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने क्लाइंट को किसी टूल से, जैसे मान लीजिए हम अपने बालों अपने क्लाइंट के हेयर को क्या कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्ल करते टाइम अगर हमारा जो रॉड होगा, अगर वो बहुत ही ज्यादा हीट रहेगा, अगर उसको बिना चेक किए हम डायरेक्ट अपने क्लाइंट के हेयर पे यूज करेंगे, तो हमारे क्लाइंट के हेयर क्या होंगे? वो जल जाएंगे ना। तो इससे तो आपके सैलून का नाम ही खराब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने टूल्स के टेम्परेचर को रेगुलर चेक करेंगे कि हमारे टूल का जो टेम्परेचर है वो यूज करने लायक है या नहीं, तभी उसको हम अपने क्लाइंट के ऊपर यूज करेंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन है द कॉम्ब, देखिए ये तो हम इसका जो हमारे कॉम्ब होते हैं, इसकी हम साफ सफाई पे ध्यान देंगे ज्यादातर। इसको हम कोई भी एप्लीकेशन करेंगे क्लाइंट के ऊपर, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे, कोई भी स्टाइल देंगे उसके बाद, और इसके बाद इसको क्लीन करेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा सेम वही चीज होता है, जब भी हम कोई क्लाइंट को कोई सर्विस देंगे उसके बाद अपने ब्रश को क्लीन करेंगे। और 4 ऑप्शन है हमारा द क्लिप भी अपने क्लाइंट को हम यूज कर रहे हैं, तो उसको पहले स्टेराइज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद हम किसी और पे इसको यूज करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? टूल टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स टू रिकॉर्ड व्हेन मेकिंग एन अपॉइंटमेंट? नियुक्ति करते समय रिकॉर्ड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिटेल क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है सैलून नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। सेकंड ऑप्शन है क्लाइंट्स नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। थर्ड ऑप्शन है हमारा स्टाइलिश नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। थर्ड ऑप्शन है हमारा द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। गुड, वेरी गुड। राइट आंसर क्या होगा? क्लाइंट्स नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सेकंड ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्लाइंट का। जब हम देखिए, जब भी हम कोई अपॉइंटमेंट देंगे किसी अपने क्लाइंट को, जब हमारे सैलून में कोई आता है, कोई कॉल करता है अपॉइंटमेंट के लिए, किसी ट्रीटमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, अपने जो क्लाइंट होगा उसके लिए हम अपने क्लाइंट का नाम सबसे पहले पूछेंगे, उसको रिकॉर्ड में रखेंगे, और जो सर्विस वो लेने वाला है उस सर्विस को भी रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद जो टाइम होता है अपॉइंटमेंट का, उसको कितने बजे आना है, कब उसको अटेंड करना है अपना सर्विस, ये सब हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन है देखते हैं, सैलून नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए इसने बताया कि सैलून का नाम
सर्विस का नाम और जो टाइम है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए ये सब आप सैलून का नाम और सर्विस का नाम और अपॉइंटमेंट रखते हैं तो इसमें कस्टमर का तो नाम ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे जान पाएंगे कि किस क्लाइंट का ये अपॉइंटमेंट है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है स्टाइलिश नेम, द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें बताया है जो स्टाइलिस्ट है, जो स्टाइल करेगा, जो भी ट्रीटमेंट देगा उसका नाम, सर्विस का नाम और टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जो अपॉइंटमेंट का है उसका टाइम। देखिए सेम वही चीज, इसमें भी क्लाइंट का नाम ही नहीं है, तो अगर क्लाइंट आपका आता है कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए तो आप कैसे पता करेंगे कि किसका ये कौन से क्लाइंट का अपॉइंटमेंट है, उसको कैसे अटेंड करेंगे आप। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि अगर आप किस क्लाइंट का नाम ही नहीं होगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि किस क्लाइंट का ये अपॉइंटमेंट है, कैसे उसको अटेंड करेंगे आप। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्लाइंट्स नेम, तो सर्विस एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। आपके क्लाइंट का नाम होना चाहिए, सर्विस का नाम होना चाहिए कि आप किस सर्विस को देने जा रहे हैं, और टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट तो किस टाइम पे आप क्या आपका कस्टमर सर्विस को लेने आएगा, वो टाइम भी आपको रिकॉर्ड में रखना होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ वुड यू अडॉप्ट ए फेशियल फॉर ए मेल क्लाइंट। आप पुरुष ग्राहक के लिए चेहरे को कैसे ढालेंगे। हिंदी को नोट कीजिए, हिंदी बिल्कुल समझ में आइए, ट्रांसलेट की हुई। फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट यूज मॉइस्चराइजर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा डू नॉट स्टीम, थर्ड ऑप्शन है डू नॉट मसाज, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डू नॉट यूज कॉटन वूल। तो आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा, डू नॉट यूज कॉटन वुल। का जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा राइट आंसर है। देखिए ये क्यों होगा, देखिए इसमें पूछा गया है हाउ वुड यू अडॉप्ट ए फेशियल फॉर ए मेल क्लाइंट। देखिए जब आपके सैलून में कोई मेल क्लाइंट आता है फेशियल ट्रीटमेंट के लिए तो आप उसे किस चीज का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए बताया गया, इसका आंसर है क्या, डू नॉट यूज कॉटन वुल। जब आप कॉटन की जो कॉटन होते हैं उसको यूज करेंगे तो जो मेल क्लाइंट होते हैं उनके फेस पे बियर्ड होते हैं। बियर्ड क्या देखा जाए तो मेल क्लाइंट होते हैं उनके पूरे फेस पे हेयर होते ही हैं। तो अगर आप कॉटन वुल का यूज करेंगे तो क्लाइंट जो मेल क्लाइंट है उसके फेस पर जो कॉटन होते हैं ना, वो कॉटन के जो रेशे होते हैं वो फंस जाएंगे। तो इसीलिए हम कभी भी मेल क्लाइंट के ऊपर कॉटन वुल का यूज नहीं करेंगे। इसके जहाँ पे हम स्पॉन्ज का यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है, या फिर हम टिश्यू पेपर का यूज करते हैं हम कर सकते हैं, बट हम कॉटन वुल का यूज नहीं करेंगे। अभी जो 3 ऑप्शन है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट यूज मॉइस्चराइजर। इसमें कहा गया है कि मॉइस्चराइजर का उपयोग ना करें, बिल्कुल गलत है ये। हम मेल क्लाइंट के ऊपर भी मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डू नॉट स्टीम, भाप मत दो। तो नहीं जी, हम तो देंगे। मेल क्लाइंट अगर हमारे आते हैं तो उनके चेहरे पे भी हम फेशियल के टाइम पे स्टीम दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है डू नॉट मसाज। देखिए जो फेशियल होता है हमारा, बिना मसाज के तो फेशियल इनकम्प्लीट है, तो मसाज पे तो हम देंगे उन्हें जरूर। हम क्या करेंगे, कॉटन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मेल क्लाइंट के जो फेस पे हेयर होते हैं, जो बियर्ड होते हैं, उस पर ये फंस जाएगा, इसलिए हम कॉटन का यूज नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्या क्वेश्चन है। डू नॉट यूज कॉटन वुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन परफॉर्मिंग पेडिक्योर डू नॉट मसाज। पूछा है कि पेडिक्योर के टाइम पे हम क्या मसाज नहीं करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है द साइड ऑफ द शिन बोन, सेकंड ऑप्शन है अबव द एंकल, थर्ड ऑप्शन है बिलो द नी, थर्ड ऑप्शन है हमारा द शिन बोन। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सब लोग आंसर कीजिए जल्दी से। गुड गुड, बहुत अच्छे। जैसे कि आप सभी ने बताया इसका राइट आंसर क्या होगा, द शिन बोन। राइट आंसर है शिन बोन। अब हम देखते हैं कि शिन बोन क्या है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा ये है, देखिए
यहाँ पे हमारा क्या आता है, इधर नी, इधर जो नी का एरिया है, तो नी से नीचे आएंगे हमारे यहाँ पे 2 बोन्स पाए जाते हैं, ये फिबुला और टिबिया। जो टिबिया होता है ना, इसी का दूसरा नाम शिन बोन होता है। तो हम जब कभी अपने क्लाइंट के पेडिक्योर, जब भी हमारा कोई क्लाइंट पेडिक्योर करवाने के लिए आता है, तो हम जब अपने क्लाइंट के पैरों की मालिश करते हैं ना, मसाज देते हैं, तो हम कभी भी इस बोन पे मालिश नहीं करेंगे। इस बोन पे मालिश करेंगे तो हमारी जो क्लाइंट का जो पैर है ना, वो बहुत दर्द करेगा, पेन होगा, तो इसलिए इस पे हम यूज नहीं करेंगे। ये क्लाइंट को नुकसान पहुंचा सकता है अगर इस पे हम मालिश करेंगे। बाकी ये जो देखिए जब भी हम क्लाइंट को हमारा पेडिक्योर कराने के लिए आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मसाज कहाँ से देते हैं, जो नी होता है, नी से नीचे हम स्टार्ट करते हैं और पूरे लेग, फीट, फिंगर सब पूरा मसाज देते हैं। इसमें बाकी इसका आंसर क्या है, द शिन बोन। बाकी 3 ऑप्शन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द साइड ऑफ द शिन बोन, शिन बोन की तरफ, शिन बोन के साइड पे, बिल्कुल शिन बोन के साइड पे तो हम मसाज देंगे ही। सेकेंड ऑप्शन एबव द एंकल, एंकल के ऊपर, टखने के ऊपर, जी इस पे भी हम मसाज देंगे। तो थर्ड ऑप्शन है बिलो द नी, घुटने से नीचे, सेम वही बात हुई। तो भी हमारा कोई क्लाइंट पेडिक्योर के लिए आता है, तो हम उसको नी से नीचे तो मसाज देना शुरू करते हैं, नी से स्टार्ट करते हैं, नी के नीचे से, और पूरे पैरों में मसाज देते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, द शिन बोन। शिन बोन पे हम कभी भी मसाज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, एज एन एडेड सर्विस इन मैनिक्योर हैंड मसाज में बी गिवन बिफोर। मैनिक्योर हाथ की मालिश में एक अतिरिक्त सेवा के रूप में पहले दिया जा सकता है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा सोकिंग फिंगर, सेकेंड ऑप्शन है पुशिंग क्रिटिकल, थर्ड ऑप्शन है हमारा हीलिंग, फोर्थ ऑप्शन हमारा पॉलिश। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। क्या है इसका आंसर, पॉलिश। पॉलिश नहीं, मतलब ये नेल पॉलिश, ये सिर्फ पॉलिश कहा है, बट ये जो नेल पॉलिश होता है इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए इसमें कहा है कि एज एन एडेड सर्विस इन ए मैनिक्योर हैंड मसाज में बी गिवन बिफोर, मतलब मैनिक्योर में हाथ की मालिश जब करते हैं तो हम एक एडेड सर्विस के रूप में किसे दे सकते हैं। देखिए जब भी कोई क्लाइंट हमारा मैनिक्योर के लिए आता है, तो क्या होता है कि कुछ क्लाइंट होते हैं जो नेल पॉलिश लगवाना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो नेल पॉलिश लगवाना नहीं चाहते हैं, तो एक एडिट सर्विस है। मतलब ये क्लाइंट जब अगर चाहेगा तो उसको लगवा सकता है, नहीं तो नहीं लगवा सकता, ये एडिट सर्विस है। इसको हम मैनिक्योर के लास्ट में क्लाइंट को देते हैं, अगर क्लाइंट चाहता है तो, नहीं तो इसको लीव करते हैं। तो बाकी 3 ऑप्शन है, इसके बारे में भी देखते हैं क्या है। सोकिंग फिंगर, मतलब फिंगर्स को अपने भिगोएंगे पानी में। जब मैनिक्योर हम स्टार्ट करते हैं तो अपने फिंगर्स को सोफी वाटर में डिप करते हैं, ताकि हमारे जो हाथ की गंदगी है वो थोड़ा सा फूल जाए, जैसे ताकि गंदगी अच्छे से निकल जाए। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा पुशिंग क्यूटिकल को ढका देना। देखिए जब मैनिक्योर में हम अपने नेल्स की सफाई करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा हमारे क्यूटिकल होते हैं उनको पुश करते हैं और फिर उसको कट करते हैं ना, ये तो इसका सर्विस वही इस चीज का है। और थर्ड ऑप्शन हमारा फाइलिंग। देखिए मैनिक्योर सर्विस में नेल फाइल करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारे क्या है, ये मैनिक्योर के जो तीनों हैं, ये बहुत ही मेन प्रोसेस हैं, इसको हम जरूर अपने क्लाइंट को देंगे। ये नेल पॉलिश होता है, ये एडेड सर्विस है, ये जरूरी सभी क्लाइंट को ये दिया जाए, क्लाइंट की इच्छा है तभी ये दी जाएगी, नहीं तो ये नहीं दी जाती है नेल पॉलिश। क्लाइंट अगर चाहेगा तभी हम नेल पॉलिश को यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। Which among the following current is used by beautician? निम्नलिखित में से
जिसको ब्यूटिशियन द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ला फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ला, सेकंड ऑप्शन है ओडिन, थर्ड ऑप्शन हमारा डायथर्मी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा इसका राइट आंसर? टेस्ला। ठीक है, जब भी हम कोई क्लाइंट हमारा आता है, जो टेस्ला करंट होता है ये हमारे जो जब भी कोई क्लाइंट हमारा फेशियल ट्रीटमेंट के आता है तो एक आता है हमारा मशीन होता है, फेशियल मशीन, हाई फ्रीक्वेंसी नाम होता है जिसका, उसमें हाँ टेस्ला करंट आ जाता है। वो हमारे फेस जब हम आप फेस पे ट्रीटमेंट देते हैं तो इस करंट का हम यूज करते हैं। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है ऑर्डेन, डायथर्मी, नन ऑफ दिस, ये सब रॉन्ग है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, लीव इट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? टेस्ला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट स्टेप इन ए प्रोफेशनल मेकअप इज। एक पेशेवर मेकअप में पहला चरण है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्लाइंट कंसल्टेशन, सेकेंड ऑप्शन है आर्चिंग द आईब्रोज, थर्ड ऑप्शन है ड्रेपिंग द क्लाइंट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्लींजिंग द फेस। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। तो जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लाइंट कंसल्टेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लाइंट कंसल्टेशन। ठीक है, इन्हें पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप इन ए प्रोफेशनल मेकअप। प्रोफेशनल मेकअप में पहला चरण क्या है? ठीक है, जब भी हम कोई सैलून ओपन करते हैं तो अगर कोई क्लाइंट आता है मेकअप करवाने के लिए तो इसमें हम पहला कौन सा स्टेप देंगे क्लाइंट को? तो इसमें ऑप्शन है क्लाइंट का, जो हमारा आंसर है क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट कंसल्टेशन में क्या होता है, जैसे हमारा क्लाइंट आया है, उसे कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, उसकी स्किन कैसी है, उसकी स्किन पे कोई एलर्जी है कि नहीं है, क्लाइंट पहले से कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, ये सब हम क्लाइंट से कंसल्ट करेंगे, उसको पूछेंगे, क्लाइंट को बताएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कैसा है, उसकी कॉस्ट क्या है, ये सब हम क्लाइंट कंसल्टेशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट देंगे अपने क्लाइंट को। सेकंड ऑप्शन है आर्चिंग द आईब्रोज। सिंपल वही है, जब हम क्लाइंट से पहले पूछेंगे कि उसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, क्लाइंट हमें बताएगा, हम उससे एडवाइस करेंगे, उसके बाद ही हम उसके आईब्रोज बनाएंगे। थर्ड ऑप्शन है ड्रेपिंग द क्लाइंट, को ढापना, मतलब ड्रैप करने का क्लाइंट को। क्लाइंट को ड्रैप करना क्या होता है, जैसे जब हम कोई सर्विस देने जाते हैं क्लाइंट को तो हम क्या करते हैं, उसके नेक को और बाकी हेयर को ढक देते हैं ताकि कोई भी कॉस्मेटिक हमारे क्लाइंट के कपड़ों को ना खराब करे, उसके हेयर को ना खराब करे। वही होता है ड्रैपिंग द क्लाइंट। तो सिंपली वही बात है कि जब हमारा क्लाइंट आएगा उससे बिना पूछे कोई ट्रीटमेंट देने ही नहीं जाएंगे, तो ये हमारा क्लाइंट कंसल्टेशन के बाद ये स्टेप आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है क्लींजिंग द फेस, फेस को साफ करना। तो फेस को हम तब क्लीन करेंगे जब भी हम क्लाइंट को कोई ट्रीटमेंट देने जाएंगे, उससे पहले हम अपने क्लाइंट को क्लीन करेंगे। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन क्लाइंट कंसल्टेशन। इसके आंसर की यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके थैंक्स। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी क्वेश्चन को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।